Good morning, students. Welcome for the opening of the new chapter. It is a revision chapter क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी किया कई बार. अब कर रहे हैं फिर दोबारा से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. देखो कि आपने केमिस्ट्री के अंदर बहुत तरीके के साल्ट्स दिखे हैं. आपको पता है साल्ट्स क्या होते हैं? कम्प्लेक्सेस. ये भी एक हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कह रहे हैं या कम्प्लेक्स कह रहे हैं साल्ट्स. तो साल्ट्स के बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज है स्टूडेंट की साल्ट्स क्या होते हैं. देखो साल्ट्स क्या होते हैं आपने पढ़ा. मैं अगर लिखूं कि आपने साल्ट्स पढ़े, जैसे आपने पढ़ा कि एक सिंपल साल्ट होता है. सिंपल साल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर मैंने NaCl को लिया, ठीक है, तो सिंपल साल्ट कैसे बनता है? एक एसिड और एक बेस के साथ रिएक्ट किया, साल्ट बन गया. ये आपके सामने. इसमें अगर आपने इसको वाटर में डाल दिया स्टूडेंट, इसको वाटर में डाल दिया तो ये क्या करता है? अगर मैंने एक्वस लिखा तो ये आयनाइज हो जाता है. किसमें आयनाइज हो जाता है स्टूडेंट? ये आयंस बना देता है. क्या बनाता है? आयंस. ये टूट जाता है. इसमें एक कैटायन और एक एनायन बना. क्या बना है? एक एनायन और एक कैटायन बना स्टूडेंट. तो एक तरीके से ये सिंपल साल्ट है. आपने ऐसे भी साल्ट देखे स्टूडेंट, जैसे कि मिक्स्ड साल्ट. देखो अगर मैं कहूँ CaOCl2 है, ये ब्लीचिंग पाउडर है स्टूडेंट. तो अगर मैंने इसको पानी में तोड़ा तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है. इसमें क्या क्या बनने वाला है देखो. यहाँ से में आपको कैल्शियम आयन मिलने वाले हैं, Cl- मिलने वाले हैं और OCl मिलने वाले हैं. तो आप देखो कि इसमें दो एनायन मिले हैं और एक कैटायन मिला है. दो एनायन और एक कैटायन मिला है. और आगे मैं आ रहा हूँ एडिशन. एडिशन टाइप के एडिशन कंपाउंड्स होते हैं. अगर मैं बात करूं अब इसमें इससे पहले मैं आपको बता दूं डबल साल्ट. क्योंकि यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बुक अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स आयन पूछा गया है पेपर. तो इसलिए कर रहा हूँ कि जो एनसीईआरटी बेस्ड है. डबल साल्ट क्या होता है स्टूडेंट? डबल साल्ट क्या होता है? देखो अगर मैं दो साल्ट्स को कंबाइन कर दूं, जैसे यहाँ पर FeSO4 है और एक अमोनियम सल्फेट है. ये देखो ये दो सेपरेट साल्ट हैं. अमोनियम सल्फेट सेपरेट साल्ट है. और अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं, ऐड कर दूं, तो एक एडिशन कंपाउंड बन जाता है. ये क्या बनता है? FeSO4 एंड H4 ट्वाइस. ठीक है. इसका नाम तुम्हें पता ही है, ये केमिस्ट्री लैब में तुमने यूज भी किया है प्रैक्टिकल्स में. क्या कहते हैं इसको? पता है इसके बारे में तुम्हें? ये मैंने क्या लिखा है? पैरासल्फेट अमोनियम सल्फेट. स्टूडेंट कौन इसे क्या बोलते हैं? मोर साल्ट. मोर साल्ट की टाइट्रेशन आपके कोर्स में है. ये देखो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर इसको मैंने पानी में डाला स्टूडेंट, अगर इसको मैंने वाटर में डाला तो ये भी बिखर जाएंगे आयन. ये टूट जाएगा. क्या क्या बनने वाला है? आयरन बनेंगे, सल्फेट आयंस मिलेंगे और आपको अमोनियम आयंस मिलेंगे. ठीक है. और ये वाटर तो आपको पता ही है पानी में चले जाएगा. तो ये आयंस के टेस्ट देगा. ये टेस्ट देगा अमोनियम आयंस के, सल्फेट के, फेरस. तो यहाँ पर एक से ज्यादा कैटायन मिला है. जब एक से ज्यादा कैटायन या एक से ज्यादा एनायन मिलता है वाटर के अंदर किसी भी साल्ट को डालने के ऊपर, तो उसे हम बोलते हैं स्टूडेंट डबल साल्ट. ये एक डबल साल्ट है. तो ये बना कैसे था? ये एक एडिशन कंपाउंड से बनाया जाता है केमिस्ट्री लैब में. आपको पता है फेरोसल्फेट, अमोनियम सल्फेट और वाटर से क्रिस्टलाइज किया जाता है. तो ये हमारा एग्जाम्पल था डबल साल्ट का. ये डबल साल्ट का था. और एक डबल साल्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी साल्ट मैं डाल रहा हूँ पानी में, ये टूट टूट के बिखर रहे हैं और ये टेस्ट दे देंगे. ये Fe2 का टेस्ट देगा, सल्फेट का टेस्ट देगा, एमोनियम आयन का भी टेस्ट देगा. तो ये सारे आयंस क्या हुए? टूट गए हैं पानी में. टूट गए हैं. बोलो टूटे हैं. यस और नो? हाँ जी. अच्छा, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए स्टूडेंट, मेरे साथ बने रहिए क्योंकि क्वेश्चन आने वाले हैं ऐसे छोटे छोटे. दिमाग लगाना है, हमें सोचना है. आपने देखा सैंपल पेपर, आपने मेरे साथ सॉल्व किया था तो कितना सोचना पड़ा था. सोचना पड़ा था. बोलो सही है गलत है? ऊपर पहले से नीचे क्वेश्चन थे, फिर क्वेश्चन है, फिर उनके आंसर है. इस तरह से फिर असर्शन है और रीजन है. तो हमें सोचना पड़ेगा. तो हमें हर चीज को जो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट दिमाग लगाना है. देखो किस तरह के ये टूट गए, सबके सब टूट गए बिल्कुल आयंस में. अब एक और मैं बता दूं आपको. एक और होती है जिससे कि ये मैग्नीशियम भी निकाला जाता है स्टूडेंट, कार्नालाइट. आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये मिलेगा. आप अपनी किताब खोलेंगे तो उसमें डबल साल्ट में वो कहेगा कि ये है KCl MgCl2 स्टूडेंट्स और 6H2.
ठीक है, 6H2O स्टूडेंट। अब इसको अगर पानी में आपने डाला वाटर के अंदर स्टूडेंट, तो ये भी आयनाइज। तो यहाँ पे क्या क्या आयंस बनने वाले हैं? पोटेशियम बना, क्लोराइड आयन बना, ये सब एक्वस हैं पानी के अंदर, ठीक है। और कौन कौन से आयन बनने वाले हैं? मैग्नीशियम आयंस बने, बोलो बने। तो ये और ये तो सेम है। देखो जितने भी डबल साल्ट हैं उसमें एक बात है कि एक एनायन या एक कैटायन सेम है, एक एनायन या एक कैटायन सेम है। इनमें देख रहे हो, इसमें Cl है तो इसमें भी Cl है। तो ये बिखर जाएंगे और ये हमें टेस्ट दे देंगे अपने आयंस के। ये बिखर गए, ये टूट गए, कंप्लीटली आयनाइज हो गए इनटू देयर आयंस। ये एग्जांपल जो मैंने बताए स्टूडेंट, ये सारे क्या हैं? साल्ट्स हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जो आयंस होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, ये भी तो साल्ट ही होते हैं एक तरीके से। ये डबल साल्ट ही होते हैं, एडिशन एडिशन कंपाउंड्स ही होते हैं, किसी दो चीजों को ऐड करके बनाए जाते हैं। लेकिन फिर इनके अंदर क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? एक आपने और सुना है, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपने सुना है स्टूडेंट, पोटेश एलम। फटकरी का नाम सुना है? फटकरी, आपको पता है फटकरी क्या होती है? पानी को साफ करने के लिए भी यूज होती है। पोटेश एलम, एलम कहते हैं जिसको, एलम को पानी में डालते हैं फॉर क्लींजिंग ऑफ द वाटर। और आपने ये देखा कि वो जो लोग शेविंग वगैरह करते हैं तो एक वो पत्थर सा होता है ना, फटकरी सी रगड़ते हैं, वो क्या करता है? डिसइंफेक्टेंट होता है और ब्लड को कोएगुलेट करता है। डिसइंफेक्टेंट होता है, ब्लड को कोएगुलेट कर देता है। कोलाइड्स में भी हमने पढ़ा था ये। तो ये भी एक डबल साल्ट है। इसका पोटेशियम का है, एल्यूमिनियम का है, पोटेश एलम, पोटेश एलम, पोटेशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, ठीक है। और सल्फेट भी होता है इसके अंदर। तो Al और ये SO4, ठीक है, ट्वाइस और 12H2O। तो इसमें पोटेशियम सल्फेट और ये एल्यूमिनियम सल्फेट सब होते हैं पोटेश एलम में स्टूडेंट। ये सब डिसोशिएट करेंगे, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको लिखूं तो ये कैसे आएगा? देखो, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। पोटेशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है स्टूडेंट्स, K2SO4 है, Al2SO4 थ्राइस है। और इसमें देख रहे हो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये इसमें देख रहे हो, ये सल्फेट है, ये सल्फेट है, ये पोटेशियम है, ये एल्यूमिनियम है। तो ये भी आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। ये सब के सब डबल साल्ट है स्टूडेंट्स। दे आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन स्टेरियोमेट्री रेशियो। इन्हें बोलते हैं डबल साल्ट। तो हमने साल्ट बताए, मिक्स्ड साल्ट बताए और डबल साल्ट बताए, डबल साल्ट बताए स्टूडेंट। जब हम दो या दो से ज्यादा साल्ट्स जो स्टेबल होते हैं उनको स्टेरियोमेट्री रेशियो में कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? डबल साल्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिखाया कि डबल साल्ट ये कंप्लीटली टूट गए, ये पानी में डालने से कंप्लीटली टूट गए। आप देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ये भी एक तरीके से डबल साल्ट ही होते हैं, एडिशन एडिशन कंपाउंड्स ही होते हैं। ये भी एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, मतलब दो चीजों को ऐड करके बनाए जाते हैं, दो चीजों को ऐड करके बनाए जाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, अगर आपने कॉपर सल्फेट में 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल डाल दिए तो आपको मिलता है CuNH3, ठीक है। और यहाँ पे मिला आपको, ये 4 है, सी, एक मिनट, ये 4 बनेंगे, इसको ठीक कर लो। आपको एक ये, और बड़ा लिख दूं अभी, इसको और बड़ा लिख दूं ऐसे। तो हमें एक ब्लू कलर का कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है? ब्लू कलर का। ये क्या होता है? ये एक ब्लू कलर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनता है। ये भी दो चीजों को मैंने ऐड किया, देखो दो मैंने कंपाउंड ऐड किए और ये अभी रेशो देख लो, 1:4 की रेशो मैंने डाला तो ये बन गया। लेकिन यहाँ पर जब ये सॉलिड जब ये टूटता है तो स्टूडेंट, अगर इसको मैंने पानी में डाला तो हमें क्या मिलने वाला है? ये आयंस मिलने वाला है, ठीक है। अब ये सल्फेट का तो टेस्ट देगा, ये जो आयंस ब्रैकेट के मैंने बाहर लिखे स्टूडेंट उसका तो टेस्ट देगा, लेकिन ये अमोनिया का टेस्ट नहीं देता, कॉपर का भी टेस्ट नहीं देता। मतलब कॉपर और अमोनिया के ये आपस में टेस्ट नहीं देंगे, ये नहीं टूटते, ये नहीं टूटते। तो कुछ तो ये टूटा कुछ पार्ट में, लेकिन सारा नहीं टूटा। क्या देखा?
ये इसमें तो टूट गया, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये नॉट, ये डिसोशिएट नहीं, ठीक है, इट डज नॉट डिसोशिएट। बोलो समझ में आई स्टोरी? तो ये टूटा नहीं, अमोनिया के टेस्ट नहीं मिले, कॉपर के टेस्ट नहीं मिले स्टूडेंट। इसको क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स आयन। इसको हम क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स आयन। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो अमोनिया है वो कॉपर के साथ किसी तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। क्या यही मतलब है? कॉपर के साथ बॉन्ड बना रहा है, कौन हाँ बना रहा है? जी। अमोनिया। बोलो सही है या गलत है? अगर ये कॉपर के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, जैसे कि सल्फेट था, तो ये टूट जाता और इसका अपना अलग से टेस्ट मिलते। ये टूटा ही नहीं, ये टूटा ही नहीं, ये कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ेगा कोई भी चीज? तो इसका मतलब ये कॉपर के साथ बना रहा है कोई बॉन्ड, इसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। तो यहाँ पर जो आपने देखा, अमोनिया जो है, अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, ये कॉपर को डोनेट करता है। कॉपर 2+ जो है हमारे जो है, ये कितने अमोनिया मैंने दिखाए थे? चार, चार अमोनिया दिखाए मैंने, बोलो। हाँ जी। तो आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अटेंशन कीजिए। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अमोनिया है वो कॉपर के साथ बॉन्ड बना रहा है। मतलब ये जब मैं एरो लगाता हूँ, इन्हें क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, केमिस्ट्री में। और इन्हें हम और क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो मैंने बताया, ये एरो से दिखा रहा हूँ, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, इसने कॉपर को दे दिए, कॉपर को दे दिए, तो इसे डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्ड। तो जब ये बॉन्ड बन गया तो फिर तो ये अवेलेबल ही नहीं है, ये अवेलेबल ही नहीं है पानी में, ये टूटा ही नहीं, क्योंकि इसने तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिए। पानी में डाला तो इसके पास, पानी के पास इतनी हाइड्रोजन एनर्जी नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि इस बॉन्ड को तोड़ सके। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बने हैं स्टूडेंट। तो इनको हम बोलते हैं लिगेंड्स। इनको क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। ये जो जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल आयन को, उन्हें लिगेंड्स बोला जाता है। और ये मेटल आयन है हमारा, मेटल आयन यहाँ पर क्या है मेरा स्टूडेंट? कॉपर। बोलो है कॉपर? तो कॉपर क्यों इलेक्ट्रॉन को लेता है और ये क्यों इलेक्ट्रॉन को देने में कामयाब हो जाते हैं कॉपर को स्टूडेंट? तो इसकी कोई कंडीशन तो होगी, बोलो होगी? यस और नो? तो हाँ कंडीशंस जी। क्या होती हैं जब ये ऐसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं? मैं इसकी स्टोरी बता रहा हूँ, उसके बाद वर्नर थ्योरी बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है सीधा ही आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स आयन? तो आपको पता है ये क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड ए कॉम्प्लेक्स आयन? तो डबल सॉल्ट तो कंप्लीटली आयोनाइज हो गया वाटर के अंदर, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पार्शियली ही आयोनाइज हुआ। वो जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ पानी के अंदर, और उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स आयन बना वो टूटा ही नहीं। कॉम्प्लेक्स आयन तो डिसोशिएट ही नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर लिगेंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, और मेटल आयन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बोलो सही है? तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए और कॉपर ने एक्सेप्ट। अब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन पेयर को क्यों एक्सेप्ट करता है स्टूडेंट, इसके बारे में भी तुम्हें पता है कि क्यों एक्सेप्ट करेगा कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन पेयर को? अगर मैं ये पूछूं आपसे तो एक्सेप्टेंस क्यों होगी? देखो, हर चीज की कंडीशन है, तो कंडीशंस क्या होंगी? क्या कंडीशंस होंगी जब ये कॉम्प्लेक्स आयन बने? नोट किया जाए स्टूडेंट। एक तो देखो, जो मेटल आयंस होते हैं, मेटल आयंस होते हैं उनका, उनके पास क्या होता है स्टूडेंट? मेटल आयंस का हाई चार्ज होता है, हाई चार्ज होता है और स्मॉल साइज होता है। और उनके पास वेकेंट वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट, वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर वेकेंट ऑर्बिटल्स ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से एक्सेप्ट करेंगे बताओ? तो उनके पास जैसे डी ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं, एस ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, पी पड़े हैं वेकेंट, तो वेकेंट ऑर्बिटल्स उनके पास होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जो लिगेंड्स होते हैं स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। और लिगेंड्स होने चाहिए, लिगेंड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, मतलब जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। ऐसे वाटर है, अमोनिया है, सी एन, जो नेगेटिवली चार्ज एनायंस हैं जिनके पास लोन पेयर है, अपने लोन पेयर को जो वेकेंट ऑर्बिटल होंगे मेटल के उसको दे दें, उससे क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। वो तो सही है कि गलत है? तो इस तरह से बनता है कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स आयन। जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी मैंने बात बताई, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे मैंने ये बताया।
ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्टूडेंट। तो हमने पोटाशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 का नाम आपने सुना है स्टूडेंट। तो ये सब अगर मैं लिखूं K4FeCN6, तो ये भी एक तरीके से एडिशन कंपाउंड है, दो कंपाउंड को मिला के बनाया गया है, दो कंपाउंड को मिला के बनाया गया है। एक इसमें क्या है KCN और FeCN4 को हमने मिला दिया, तो फिर क्या बना, ये कंपाउंड बना है, दो कंपाउंड को मिलाने से ये। तो जब हम स्टूडेंट्स, ये देखो ये ब्रैकेट ऐसे सी, ये CN6 है, ठीक है। तो अगर हमने स्टूडेंट्स ये मिक्स कर दिए तो हमें ये मिल रहा है। ये जब टूटा तो ये कैसे टूटा, देखो ये वाला जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये ऐसे टूटा, पानी ऐसे टूटा, FeCN6 4-। तो देख रहे हो ये आयंस में बनाए, आयन तो इसमें भी बने हैं, लेकिन अब ये नहीं टूटेगा, ये वाला ये आयनाइज नहीं हुआ, तो क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स आयन। इसका मतलब ये जो Cn- है, ये लिगेंड्स है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं आयरन को। आयरन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होंगे sp_d वाले, जिसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। इसका साइज छोटा है और इसके पास चार्ज हाई है, चार्ज डेंसिटी हाई है, वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है, देखो क्योंकि ये जो एलिमेंट होते हैं ये क्या करना चाहते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेते हैं तो जो नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको ये अटेन करना चाहते हैं। आपको पता है कि नोबल गैस के जो एलिमेंट्स होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं, तो क्या करना चाहते हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले लिए तो ये नेक्स्ट नोबल गैस के अंदर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उतने इलेक्ट्रॉन ये कैप्चर करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपने FeCN6-4- देखा, तो आयरन का एटॉमिक नंबर आपको पता था कितना था, आयरन का नंबर हमने ट्रांजिशन एलिमेंट में डिस्कस किया था। आयरन का कितना एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट, आयरन 26 होता है शायद आयरन। तो इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन है आयरन के पास, मान लीजिए, ठीक है, 26 है आयरन के। तो यहाँ पे आयरन 2+ है, तो उसके पास कितने हो गए, 24। अब कितने इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिए, अगर 6 लिगेंड आए हैं तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 12 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 36। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, नेक्स्ट जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको अटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर ले। तो तुम्हें पता है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इस तरह से ये इसका पता ही है। ये हीलियम नियॉन में 18 है, ठीक है, नियॉन में 10 है, हीलियम नियॉन आर्गॉन में 18 है, हीलियम में 2 है, नीम, और ये ज़ीनॉन में कितने होते हैं, 36। तो ये ज़ीनॉन पहुंच गया, इसके इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़ीनॉन के बराबर हो गया, क्या 36 हो गए इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ। हाँ जी। 24 तो इसमें थे आयरन में, और इसने 12 इलेक्ट्रॉन और ले लिए Cn से, तो 36, तो ये नोबल गैस की तरफ चलेगा। तो एक तरीके से हमें पता लगा कि ये इफेक्टिव जो इनका En देख रहे हो, वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो रहा है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। तो अब हमें समझ में आया, सबसे पहला तो ये समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड स्टूडेंट्स इन व्हिच देयर विल बी अ मेटल आयन and there will be ligands. Metal ion will accept the lone pair of electrons from the ligands. Ligands क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो उसका साइज छोटा होता है, चार्ज इंटेंस होता है, उसके पास मेटल के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं। और जब ये इसको हम पानी में डालेंगे तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, समझे। कुछ तो इसमें आयंस बने जो ब्रैकेट के मैंने बाहर लिखे थे, वो तो आयनाइज होंगे, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर लिखे वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड मेटल आयन के साथ बनाते हैं, वो आयनाइजेबल नहीं होते, वो नॉन आयनाइजेबल होता है, नॉन आयनाइजेबल। और जो बाहर वाले हैं वो आयनाइजेबल हैं, बोलो दिख रहे हैं हाँ वो जी। टाइप के। तो अब यहाँ पर ये सारा स्टडी हुआ हमारे, हमें पता लगा कि ऐसे भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने वाले हैं जो हमने आपको एग्जांपल दिए स्टूडेंट्स। तो इसकी स्टडी जिसने की थी स्टूडेंट, वो है, उसका नाम है एल्फ्रेड वर्नर। वर्नर, इसे वर्नर की थ्योरी के नाम से ही आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया, मतलब लिखा है एनसीईआरटी में वर्नर थ्योरी है। बोलो यस और नो, बुक खोलो, Yes. अगर मेरे साथ लेक्चर लेगा बुक खोल लिया, आपके पास एनसीईआरटी होती है ना, आप उसको देखो, उसमें लिखा हुआ है। तो अभी तक मैंने ये सारी बातें आपको बताई, अब तुम्हें यहाँ तक समझ में आई कि
कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनका क्या डिफरेंस होता है डबल साल्ट्स, यहाँ तक पता लग गया? बोलो यस और नो। हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड, मेरे साथ बनी रही है, मेरे साथ बनी रही है। देखो अपनी एनर्जी को कायम रखिए, क्योंकि हमें सोचना है, स्टूडेंट सोचना है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन इनमें से बन जाएंगे पेपर के अंदर स्टूडेंट। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट यूज होते हैं स्टूडेंट, ये बहुत ही यूजफुल कंपाउंड्स हैं, बायोलॉजिकली भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में आपको पता है क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल होती है जो फोटोसिंथेसिस किससे होती है, क्लोरोफिल से। तो क्लोरोफिल जो है ना स्टूडेंट, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें कौन सा मेटल आयन होता है, पता है इसमें कौन सा मेटल आयन होता है क्लोरोफिल में, आप बता सकते हैं? क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल होता है स्टूडेंट, मेटल आयन होता है जिससे ये कॉम्प्लेक्स बनता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है किसमें, क्लोरोफिल में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, नोट कर लिया करो स्टूडेंट्स। सारी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका यूज भी बता रहा हूँ। और आपको पता है क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन के बारे में पता है स्टूडेंट? हेमोग्लोबिन ब्लड में, ब्लड जो हेमोग्लोबिन है वो किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? ब्लड हेमोग्लोबिन किसका, एचबी जो होता है उसमें कौन सा मेटल होता है, बोलो जल्दी बताओ, वो तो तुम्हें पता ही है। ब्लड कौन सा होता है ब्लड में, ब्लड के अंदर स्टूडेंट्स कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, बताओ कौन सा है ब्लड के अंदर? आयरन, आयरन होता है कि नहीं, बोलो क्लोरो उसमें हेमोग्लोबिन, ठीक है। और एक विटामिन बी 12 का आपने पढ़ा होगा, विटामिन बी 12 भी एक कंपाउंड है स्टूडेंट जिसको आप यूज करते हो, विटामिन बी 12। इसका स्ट्रक्चर तो बहुत लंबा चौड़ा है, वो तो पूछा नहीं जाएगा, स्ट्रक्चर तो पूछा नहीं जाएगा विटामिन बी 12 का, लेकिन इसके अंदर ये पूछा जाएगा ये किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें कौन सा मेटल आयन होता है स्टूडेंट, विटामिन बी 12 में कौन सा होता है? कोबाल्ट होता है। विटामिन बी 12 में कौन सा होता है, कोबाल्ट होता है स्टूडेंट। तो आप देखिए ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं स्टूडेंट, ये आपके पेपर में क्वेश्चन के रूप में आ सकती, आपने नोट कर लिए ये सारी चीजें, नोट की हाँ स्टूडेंट्स? जी। हाँ जी सर। नोट कर लिया। तो अब हमें समझ में आई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है बहुत यूज होने वाले हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बहुत यूज है। जब ब्लड की पॉइजनिंग हो जाती है तो हम ईडीटीए जैसे कंपाउंड को यूज करके उनको रिमूव कर लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं जिससे उनकी एक्शन जो है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक्ट नहीं कर पाते। एक सिस्प्लेटिन एक कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सिस्प्लेटिन, जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, वो क्वेश्चन नीट में पूछा भी जा चुका है। ये सारे जो मैंने एग्जांपल बताए इनके बारे में और भी स्टडी चलेगी जैसे जैसे हम कोऑर्डिनेशन। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिस्कवर जो है वो वर्नर, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है वर्नर। तो वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टडी किया और उसने कहा कि एक्चुअली में इनके कंपाउंड्स में दो टाइप की वैलेंसीज होती है। क्या होती है? वर्नर ने कहा कि दो टाइप की वैलेंसीज। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर। मैं आ गया पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर पर स्टूडेंट की कह रहा हूँ। वर्नर वाज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसने कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल जो होता है, जो मेटल एटम होता है, वो दो टाइप की वैलेंसीज एग्जिबिट करता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। मैंने कहा कि जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे उनमें दो टाइप की वैलेंसीज होंगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। नोट कर लिया? इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा पेपर में, इसलिए समझो। एक तो प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है स्टूडेंट। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो जो होती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल की, उसके बराबर होती है। जो मेटल होती है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये जो मेटल आयन, जो मेटल एटम या मेटल आयन से बना है, जो सेंट्रल मेटल है स्टूडेंट, सेंट्रल मेटल है, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है स्टूडेंट, क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसी को प्राइमरी वैलेंसी कहा जाता है, उसी को प्राइमरी वैलेंसी कहा जाता है। और सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है स्टूडेंट, वो वाले होते हैं जिन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मैंने लिखे हैं ये सेकेंडरी वैलेंसी है, ये कॉपर के साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट। आपको हमने दिखाया ये कॉपर के साथ बॉन्ड बना रहे हैं,
जो इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ही सेकेंडरी वैलेंसीज के इक्वल। तो दो टाइप की वैलेंसी मैंने बताई, प्राइमरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकेंडरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड टू, इसे क्या मैंने बोला, कॉरेस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन, इट कॉरेस्पॉन्ड टू द कोऑर्डिनेट नंबर, टू द कोऑर्डिनेट नंबर मींस द नंबर ऑफ ligands which are donating their lone pair of electrons to the central metal। यहां तक समझ में आया? कलर चेंज कर देता हूं। तो प्राइमरी वैलेंसी मैंने बताई स्टूडेंट, और सेकेंडरी वैलेंसी, इसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी कह सकते, क्या कह सकता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने लिगेंड्स हैं, कितने लिगेंड्स हैं जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट मेटल को डोनेट करते हैं। जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट होते हैं उतना ही सेकेंडरी वैलेंसी होती है, उतना ही सेकेंडरी वैलेंसी होती है। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये नॉन आयोनाइजेबल है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या आयोनाइज हो सकती है? आंसर नो। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखो, ये हमने कुछ कंपाउंड्स लिखे, COCl3NH3 कॉम्प्लेक्स, इसको स्टडी किया था वर्नर। वर्नर ने क्या किया, वो कोबाल्ट के कुछ कॉम्प्लेक्स बना रहा था अमोनिया डाल के। तो ये उसे जैसे उसको ये डिफरेंट कंपाउंड्स मिले जिनका फार्मूला हमने यहाँ लिखा है, इनको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं कि इनका क्या मतलब है। इसके अंदर स्टूडेंट क्या होगा कि ये कैसे आयनाइज होगा, ये बनेगा CONH3 6, ठीक है, और ये 3+ है तो ये 3+ है, और 3Cl देख रहे हो। तो ये तो आयनाइजेबल हो गए, ये वाले तो बाहर वाले हैं ब्रैकेट के, वो आयंस बना सकते हैं स्टूडेंट, वो आयंस बना सकते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कोऑर्डिनेशन, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सेंट्रल मेटल, क्योंकि इसके अंदर जो 3Cl बाहर है स्टूडेंट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बना है, 3+3 में है, यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कोबाल्ट की यहाँ पर कितनी है, 3 है स्टूडेंट। प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर कोबाल्ट की कितनी है, 3 है। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है स्टूडेंट, कोबाल्ट की 3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, देख रहे हैं। और ये जो कोऑर्डिनेशन जो प्राइमरी वैलेंसी होती है स्टूडेंट, वो देख रहे हो कि 3Cl- आयनाइज हो गए हैं, 3Cl नेगेटिव आयंस इससे मतलब बन रही हैं। यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव आयंस से बैलेंस हो रही है, ये नेगेटिव आयंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है स्टूडेंट, प्राइमरी वैलेंसी 3 है। ये कितने अमोनिया कोबाल्ट के साथ जुड़े हैं, जल्दी बताओ, कोबाल्ट के साथ कितने अमोनिया हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं इस कॉम्प्लेक्स में। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी इसके अंदर, 6 होगी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने। तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी, प्राइमरी वैलेंसी 3 होगी, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और लिगेंड 6 जुड़े। अगर मैं इसमें देखूं स्टूडेंट, तो इसमें क्या हुआ है कि एक Cl अंदर चले गया है, अब ये वाला तो टूटेगा नहीं, क्योंकि ये Cl तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, कोबाल्ट के साथ, और 5 अमोनिया जुड़े हैं, तो टोटल 6 हैं। तो यहाँ भी 5 + 1, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, यहाँ पर 6 ही है, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6 है, इस कॉम्प्लेक्स में दिख रही है। कितने लिगेंड्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट दे रहे हैं कोबाल्ट को, 1 और 5 6। और इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं स्टूडेंट, तो वो +3 ही आए, क्योंकि एक Cl अंदर है, अगर ये टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, ये 2Cl- और 2+ बनेगा। तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं कोबाल्ट की, तो यहाँ भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है स्टूडेंट, 3 है। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी जो है स्टूडेंट, वो 3 आई। लेकिन यहाँ पर जो आयंस बने, जो नेगेटिव आयंस बने, वो 2 बने और एक नहीं बना। तो आप समझिए कि तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की कंसेप्ट किसने दी स्टूडेंट, ये वर्नर ने प्रपोज। तो इसे ही वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो वर्नर ने ये कहा, देखो वर्नर ने क्या बोला एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वर्नर पोस्टुलेट कहती है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। कितने टाइप की वैलेंसी मैंने बताई, 2 टाइप, एक प्राइमरी और एक। तो प्राइमरी वैलेंसी आर यूजुअली इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, यूजुअली इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, ये कह रहा हूं।
मैं ये कह रहा हूं जो प्राइमरी वैलेंसी है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला पेपर में, और सेकेंडरी वैलेंसी है। दो टाइप की वैलेंसी किसने बताई? वर्नर ने। जब उसने एक्सपेरिमेंट किए तो उसने कहा जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो टाइप की वैलेंसीज होती है। तो जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं दे आर यूजुअली मैं यूज करता हूँ क्योंकि 100% कोई भी चीज नहीं होती। यूजुअली दे आर रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में सेंट्रल मेटल एटम, ये उसकी प्राइमरी वैलेंसी बताती है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है स्टूडेंट, वो क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी जो है स्टूडेंट, वो हमने कहा वो इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है दे आर कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब द नंबर ऑफ ligands which are is equal to number of ligands, ठीक है? नंबर ऑफ लिगेंड्स which are, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स के बराबर बता रहा हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं। तो ये जो है ये क्या हो सकते हैं? ये नॉन आयनाइजेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉन आयनाइज, दे आर नॉन आयनाइजेबल और दे मे और मे नॉट बी आयनाइजेबल, ठीक है? ये यूजुअली आयनाइजेबल होते हैं, पर हो भी सकते हैं मे और मे नॉट बी आयनाइजेबल। तो यूजुअली आयनाइज हो जाते हैं, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि ये आयनाइज, ठीक है? तो ये डिफरेंस हमें दिख रहा है कि ये जो अंदर चले गए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, वो तो जुड़ गए हैं मेटल के साथ। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स हमने लिखा है यहाँ पर, ये COCl3, अगर मैंने ये जो एग्जांपल लिया स्टूडेंट, COCl3 6NH3 जो एक कॉम्प्लेक्स बनाया था वर्नर ने, तो अगर इसका फार्मूला मैं लिखूं स्टूडेंट, तो इसमें उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट को जब डाला तो 3 मोल ऑफ AgCl मिला, 3 मोल ऑफ AgCl मिला, इस मतलब 3 क्लोराइड आयंस थे। तो इसका फार्मूला हमारे पास ये बना, ठीक है, Cl3। तो अब इस केस में तो सिंपल हो गया स्टूडेंट, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आयनाइज जब होगा, ये आयनाइज कैसे होगा? ये इस तरह से आयनाइज होगा, 3+ और 3 ये आयंस बनने हैं। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बने हैं इसमें? बताओ टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? इसके इसका 1 है और ये 3 है, कुल मिला के कितने आयंस बने हैं? 3 और ये 1 है। इसका चार्ज तो 3+ है, इसका 1 है, तो 1+3 कितने हैं? 4 आयंस बने, टोटल 4 आयंस बने। अब जब मैं सिल्वर नाइट्रेट इसमें डालूंगा, बताओ तो कितने मोल सिल्वर नाइट्रेट यूज? सिल्वर नाइट्रेट में मतलब Ag+ मिलेंगे। तो अगर मैंने 3 डाला तो 3 Ag+ है, तो क्योंकि 3 क्लोराइड है तो फिर क्या होगा? 3 Ag+ and 3 chloride. How many moles of AgCl I will get? 3 moles of AgCl. ये प्रेसिपिटेट हमें मिलेगी सिल्वर क्लोराइड। तो एक्सपेरिमेंट करके मैं पता कर सकता हूँ कि कितने क्लोराइड आयन जो है हमारे पास आयनाइजेबल। सिल्वर नाइट्रेट डाल दूंगा तो कितने मोल AgCl मिलेगा। यहाँ पर 3 क्लोराइड आयन जो है वो बाहर हैं ब्रैकेट के, वो 3 जो है वो आयनाइज हो रहे हैं, वो प्राइमरी वैलेंस के इक्वल हो रहे हैं। द प्राइमरी वैलेंस जो होती है स्टूडेंट, वो नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं। और यहाँ पर जो सेकेंडरी वैलेंस वाले होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और कुछ केसेस में पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं? सेकेंडरी वाले, जो सेकेंडरी वाले हैं स्टूडेंट, ये नेगेटिव आयंस भी होते हैं। नेगेटिव आयंस मतलब एनायंस भी होते हैं, जैसे कि आप देख रहे Cl-, OH-, Cn, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये लिगेंड्स ही हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे H2O है। लेकिन इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो? और इवन पॉजिटिव वाले भी हैं हमारे पास, जैसे NO, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है NO+। ऐसे भी हो सकते हैं पॉजिटिव वाले, ये बहुत कम है, बहुत कम है, रेयर है। तो ये नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडीशन क्या है?
सेकेंडरी वैलेंसी कि उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो वो मेटल को डोनेट कर सके। तो दो टाइप की वैलेंसीज बनी, यही थी पोस्टुलेट्स हैं वर्नर की। वो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि मेटल एटम हैज टू सैटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कोई भी मेटल होता है वो अपने, उसके बाद दो टाइप की वैलेंसीज हैं, जब वो कंपाउंड बनाता है तो वो दोनों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है पूरी की पूरी। प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, whereas secondary valencies are satisfied by negative और न्यूट्रल। मतलब जो लिगेंड्स होते हैं, जैसे मैंने बताया नेगेटिव भी हो सकते हैं, अरे Cl माइनस माइनस है तो वाटर जैसे है, ये तो न्यूट्रल है लेकिन इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर इसके पास भी होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें डोनेशन कैसे होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर दो। सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस। ये फिक्स्ड पोजीशन बना रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी वाले। देखो अमोनिया है, ये कोबाल्ट के साथ डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं, कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये फिक्स्ड हो रहे हैं, ठीक है। और ये डेफिनेट ज्योमेट्री जो बनेगी, कोऑर्डिनेट कंपाउंड की, वो सेकेंडरी वैलेंसीज के कारण ही होती है। जो आयनाइज हो गए वो क्या ज्योमेट्री बनाएंगे, वो तो आयन चले गए पानी में, वो तो कोई ज्योमेट्री नहीं बना सकते। तो जो भी ज्योमेट्री होगी स्टूडेंट, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन दैट इज मेड बाय द सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड्स। 6 लिगेंड आ गए तो ऑक्टाहेड्रल बन जाता है। ज्यादातर देखोगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। 6 लिगेंड आ गए तो ऑक्टाहेड्रल की शेप ले लेते हैं, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। थ्योरी हम पढ़ेंगे, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है स्टूडेंट, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दोनों ही हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेटल आयन हैज 6 secondary valency, these are arranged octahedrally around central metal atom. if metal has 4 valency, तो 4 valency होगी तो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, ठीक है। secondary valency thus determine the stereochemistry. primary valency is non direct. प्राइमरी वैलेंसी तो आयंस बन के टूट के पानी में चले गए, वो डायरेक्शन नहीं देते, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है उसकी डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पर हमें समझ में आई कि कोबाल्ट के साथ ये 6 अमोनिया के लिगेंड्स हैं जो कि सेकेंडरी वैलेंसी है, वो बॉन्ड बना रहे हैं कोबाल्ट के साथ। कौन सा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और जो बाहर वाले ब्रैकेट के हैं वो आयंस बन जाएंगे। उन्हें क्या हमने बोला, वो प्राइमरी वैलेंसीज है, और प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स में वो Cl अंदर भी जा सकता है, लेकिन जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तुम्हें बताइए, कोबाल्ट का ये 0 है और ये 3+ है, तो कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट यहाँ पर स्टूडेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की यहाँ पर +3। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है स्टूडेंट, 3। और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है यहाँ पर स्टूडेंट, 6। बोलो सही लिखा मैंने, बोलो सही लिखा, समझ में आया। हाँ जी सर। ये डैश डैश इसलिए दिखाया कि ये जुड़े नहीं हुए कोबाल्ट के साथ Cl वाले, तो वो वाले फ्री हैं, ये फ्री हैं Cl वाले जो फ्री हैं, ये देखो 1 2 और 3 Cl फ्री हैं, ये डॉटेड वाली जो मैंने दिखाई, ये बाहर है ब्रैकेट के, इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया कोबाल्ट के साथ, ये प्राइमरी वैलेंस वाले। और अगर मैंने सिल्वर नाइट्रेट डाला तो कितने मोल AgCl मिलेगा, इसमें 3 मोल AgCl, क्योंकि 3 क्लोराइड आयंस है। टोटल आयंस कितने हैं, 4। यहां तक समझ में आई। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में देखो मिलेगा आपको एक टेबल, आपकी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल मिलेगा, तो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जो एक्सपेरिमेंट किए थे इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। देखो जो भी टेबल आते हैं, मैंने कहा टेबल्स के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, हमें स्टडी करना है। अब ये देखो CONH3Cl3 है, इसको पानी के साथ अगर इसमें मैंने पानी में डाल दिया तो ये कॉम्प्लेक्स आयन दो पार्ट में टूट गया। बोलो टूटा, एक 3+ और 3Cl बने। अगर मैंने इसको सिल्वर नाइट्रेट डाला तो कितने मोल AgCl बनेगा बताओ, इसमें कितने मोल, 3Cl है, ठीक है, तो इसके अंदर कितने मोल AgCl बनेगा, तो ये 3Ag+ से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा फिर 3AgCl। 3 मोल बने, बोलो बने या नहीं बने, जल्दी बताओ, क्योंकि 3Cl- मिले। तो एक उसने जब एक्सपेरिमेंट किए वर्नर ने, तो उसके पास एक कंपाउंड आया, इसका येलो कलर,
इसका फार्मूला ये था, येलो कलर था, और इसमें 3 मोल AgCl। एक और कंपाउंड बना जब उसने कोबाल्ट COCl3, उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, उसने लिया COCl3 सॉल्यूशन, ठीक है, और इसमें हम डाल रहे हैं क्या, NH3। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने वाले। जब मैंने COCl3 में, देखो COCl3 में स्टूडेंट आपने डाला 6 अमोनियम, 6 मोल डाले, तो आपको कंपाउंड मिला COCl3 6NH3, और इसके अंदर 3 मोल AgCl मिले। मुझे कितने मिले, 3 मोल AgCl। तो इसका मतलब, इसका फिर फॉर्मूला क्या है, ये क्या शो कर रहा है, इसका मतलब कि 3 Cl जो है वो बाहर है ब्रैकेट के, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर फिर 6 अमोनिया है, और बाहर कितने हैं, Cl3। इसका फार्मूला ये मिला मुझे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का। इसमें कितना मिल रहा है, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला है COCl3 5NH3। आपने COCl3 में 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन की है, तो आपको अब क्या मिला, CO स्टूडेंट ClNH3 5, और Cl2 कितने बचे, 2, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं AgNO3 डालूंगा तो कितने क्लोराइड आयंस मिलेंगे, 2 मोल। तो इसका फार्मूला क्या बना फिर, COClHNH3 5 Cl2। बोलो सही है, समझ में आया। तो ये इसमें कितने मिलने वाले हैं, अगर ये टूटेगा तो, अगर इसने आयंस बनाए तो कितने आयंस बनने वाले हैं, देखो अगर ये आयनाइज हो गया वाटर में, क्या बनेगा, COClNH3 5 2 प्लस 2 Cl माइनस एक्वस, बोलो यही बनेगा, बोलो सही है। तो कितने क्लोराइड आयंस हैं, 2, और कितने फिर मोल AgCl बनेगा, 2 मोल AgCl। कितना बना, यहाँ पे 2 मोल AgCl दिखा रहा है, यहाँ पर 1 मोल AgCl बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये है CO, ठीक है, और Cl2 NH3 4 और Cl, ये वाला बना, और इसको वाटर में डालूंगा स्टूडेंट तो क्या बनेगा, COCl2 NH3 4, कितना बना, प्लस और प्लस Cl। अब एक Cl माइनस है तो ये एक Ag प्लस से रिएक्ट करेगा, तो 1 मोल AgCl बना। बोलो बात समझ में आई। हाँ जी। तो यहाँ पर 1 मोल AgCl बना। इनके कलर भी देखो डिफरेंट मिल रहे हैं, इन दोनों में 1 मोल AgCl मिला है, इनके कलर डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। तो हम बता रहे हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये वर्नर ने स्टडी किया था, वर्नर ने स्टडी किया था। ये दोनों का फार्मूला सेम है, और एक दोनों का आउटसाइड, लेकिन इन दोनों में क्या है कि फिर भी फर्क है। तो ये आइसोमर्स है, हम आइसोमेरिज्म को भी एक्सप्लेन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये दोनों आइसोमर्स हैं स्टूडेंट, ये वाले और ये वाले, क्योंकि इन दोनों में 1 मोल AgCl मिल रही है, लेकिन कलर अलग है। दिख रहे हो, कलर अलग है, ग्रीन है, ये वायलेट है, देख रहे हो कलर डिफरेंट है। तो ये हाँ जी। डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दे आर आइसोमर्स। अब बताइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, अलग टाइप के आइसोमर्स होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट, जब आयंस बन जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी आपने मेरे से, आयंस जब बन जाते हैं तो उनकी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। आयंस की क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है, होती है। हाँ जी। आपको हमने बताया था भाई, ये लो, आप आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हो। क्या मेजर कर सकते हो, लैम्डा 0 m, इसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर। एक्सपेरिमेंट करके मैं स्टूडेंट ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकता। तो 2 आयंस की जो वैल्यू है वो मुझे पता है एक्सपेरिमेंट करने के बाद, 3 आयंस की वैल्यू मुझे पता है, 4 की वैल्यू पता है। तो मैं अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनकी निकाल लूं, ये जो कॉम्प्लेक्स बने हैं, तो मुझे पता लग जाएगा कितने आयंस मेरे पास मौजूद है सोल्यूशन, बोलो लग जाएगा। जैसे 2 आयंस की वैल्यू मैं कह रहा हूँ 200 है मोलर कंडक्टिविटी, तो साइमन सेंटीमीटर मोल जो भी उसके यूनिट्स है, वो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वहां से हम नंबर ऑफ आयंस भी निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो उसने इनकी कंडक्टिविटी मेजरमेंट भी की है, देख रहे हैं ना,
सोल्यूशन कंडक्टिविटी। तो जब कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स की गई स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये 1:3 इलेक्ट्रोलाइट मिल रहा है। पहले वाला देखा था तुमने कितने आयंस बने थे, ये 1 आयन और ये 3 आयन से 1:3 इलेक्ट्रॉन। कैटायन 1 और एनायन 3 बने हैं, बोलो बने हैं कैटायन 1 और एनायन 3, यस और नो, दिख रहे हैं? हाँ जी। ये 1:3 इलेक्ट्रोलाइट है, टोटल आयंस 4 हैं इसके अंदर। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी 4 आयंस के बराबर आएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर मैं मेजर करूं एक्सपेरिमेंटली 4 आयंस के बराबर आएगी। और इसके अंदर जो नेक्स्ट है उसमें कितने आयन बन रहे हैं, देखो ये 2 बने हैं, ये 1 बना है, तो ये 2 और 1 बने हैं, दिख रहा है, ये 1 आयन और ये 2 आयन, तो ये 1:2 इलेक्ट्रोलाइट है। और लास्ट वाले में क्या 1 और 1 आयन बन रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसे बोला 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। इसमें टोटल आयन 2, इसमें टोटल आयन 2, इसमें टोटल आयन 3, इसमें 4। तो मोलर कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स भी की गई थी स्टूडेंट, किसने, उससे भी उसे पता लग गया कि कौन से आयनाइजेबल हैं और कौन से नॉन आयनाइजेबल। इसीलिए उसने कहा कि 2 टाइप की वैलेंसीज होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो जो ब्रैकेट के अंदर दिखाए जा रहे हैं उन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं स्टूडेंट, वो आयनाइज नहीं होते। जो ब्रैकेट के बाद दिखाए जा रहे हैं वो आयंस बनाते हैं। बोलो यहाँ तक बात सही आई या गलत आई, जल्दी बोलो। सही। अच्छा, तो ये वर्नर की थ्योरी। तो वर्नर की थ्योरी मेनली आपकी एनसीईआरटी बुक की अगर आप खोलेंगे स्टूडेंट, तो उसमें वो यही लिखा है कि वर्नर ने जो कंपाउंड्स बनाए कोबाल्ट क्लोराइड के, अमोनिया को, तो उसे 4 डिफरेंट कलर्स के कॉम्प्लेक्स मिले और उनकी कंडक्टिविटी मेजरमेंट भी उसने जब की तो उसमें नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट आए, उसके बेसिस पे उसने उनके फार्मूले लिखे। और यहाँ पर उसने कहा कि 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं, ये वो वाले डबल साल्ट नहीं है जो अभी तक टूट जाते थे कंप्लीटली आयंस में, जो हमने आपको एग्जांपल दिए मोर साल्ट का, पोटेश एलम का, कार्नालाइट का, या मिक्स्ड साल्ट के भी दिए या सिंपल साल्ट्स के भी दिए, ये वो साल्ट नहीं है। ये तो स्पेशल टाइप के साल्ट हैं जिनके अंदर ये पूरी तरह पानी में नहीं टूटते। और जो जो आयन जो लिगेंड्स होते हैं जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो टूटते ही नहीं, ठीक है, उन्हें सेकेंडरी वैलेंसी कहा जाता है। और जो टूट रहे हैं वो प्राइमरी वैलेंस वाले हैं। प्राइमरी वैलेंस वाले टूट भी सकते हैं और नहीं भी टूट सकते। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की, उसी को ही यूजुअली हमने प्राइमरी वैलेंसी कहा, प्राइमरी वैलेंसी कहा। तो ये एक्सपेरिमेंट सारी इंफॉर्मेशन किसने दी, वर्नर ने। तो वर्नर की थ्योरी तुम्हें समझ में बोलो आ गई। सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। अभी तक तो मैंने बातें आपको बताई, आपको मैंने ये बताया कि डबल साल्ट क्या होता है, और दूसरा बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बोलो, ये समझ में आ गया हमें, ठीक है। और फिर हमने वर्नर्स की थ्योरी बताई। वर्नर की थ्योरी किसकी बताई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो वर्नर ने क्या कहा, क्या बताया वर्नर ने कि 2 टाइप के वैलेंसीज होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी मैंने कौन सी बताई, सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो कोऑर्डिनेशन के नंबर इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। बताया मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट किए जाते हैं, वो उसी के बराबर। हाँ जी। और उन्हें हमने कहा जो लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर्स को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, लीविस स्पेसीज होते हैं, लीविस स्पेसीज होते हैं। और प्राइमरी वैलेंसी को हमने क्या कहा कि इट इज यूजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं,
और ये मे और मे नॉट बी आयनाइजेबल, मे और मे नॉट बी आयनाइजेबल स्टूडेंट, ठीक है। तो ये दे आर these are usually what are they are negative, ये नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और ये वाले क्या हो सकते हैं, ये लिगेंड्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और कुछ केसेस में, रेयर केसेस में पॉजिटिव भी चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों में हमें डिफरेंस पता लगा और हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं एग्जाम के अंदर स्टूडेंट कि वो ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन उसने ये दिया था पेपर में स्टूडेंट कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है COCl3 4NH3, ठीक है, एक कंपाउंड है COCl3 और इसके अंदर 1 मोल AgCl मिला, क्या मिला, 1 मोल AgCl। तो फाइंड द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। आपके पास 1 मिनट का वक्त है इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। आप बताओ कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। मेनली सेकेंडरी वैलेंसी ही पूछेगा। एक मोल AgCl का मतलब क्या हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स किस क्या बना फिर Cl2 NH3 4 और Cl, ये हुआ क्योंकि ये वाले आयंस बनने वाले हैं, Cl माइनस बनाएगा 1 और ये क्या बनाएगा COCl2NH3 4 क्या बनाएगा प्लस, और ये बनाएगा Cl माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये कैटायन ये एनायन। तो इसमें आप देख रहे हो 2 आयन बने हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो कितने लिगेंड जुड़े हैं कोबाल्ट के साथ, 2, नहीं कोबाल्ट के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, अरे 4 और 2 6, 6, हाँ जी, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी 6, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। अब प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आएगा, एक तो आयनाइजेबल है और 2 नॉन आयनाइजेबल है, ये जो अंदर 2 है वो भी सेकेंडरी, वो भी नेगेटिव आयंस ही है, नेगेटिव आयंस ही है, लेकिन वो आयनाइजेबल अब नहीं है। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी कोबाल्ट की अगर निकालोगे, अगर मैं इसको एक्स ले लूं तो ये -2 है, ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, इक्वल टू +1 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्राइमरी वैलेंसी 3 आएगी। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है 3, तो सेकेंडरी 6 प्राइमरी 3, बोलो समझ में आया हाँ जी, कैसे निकालते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये फर्स्ट पार्ट था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, तो इसके आगे फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ तुम्हें फर्दर। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें बॉन्डिंग भी है, तो वर्नर की ज्यूरी पूछी जाती है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, डबल साल्ट क्या डिफरेंस है भी पूछा जाता है। तो ये सारी बातें हमें समझ आ गई, तो फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल क्लास कितने बजे लेनी है स्टूडेंट्स, सेम टाइम पे, अच्छा ठीक है, कल सेम टाइम पे क्लास होगी और इसको आगे हम रिवाइज करेंगे, और जो सैंपल पेपर भेज रहा हूँ स्टूडेंट सबको सॉल्व करना है, आप उनको दिमाग लगाइए, उन्होंने सॉल्व करिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है बोर्ड पेपर में अच्छी हो जाए। जितने भी चैप्टर बने हैं वो मैं सारे करवा दूंगा, जो भी बचा है वो सब पी ब्लॉक एलिमेंट और ये बचे हैं वो हमारे पास अभी टाइम है। तो आपका पेपर 21 को है, तो उससे अभी इस महीने हम सब खत्म करने वाले हैं जितने भी टॉपिक हैं, और सारे सैंपल पेपर आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो फिर हमें तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, 3 घंटे के पेपर की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके लिए मैं देखता हूँ कि कैसे 3 घंटे का पेपर लिया जाएगा स्टूडेंट्स का, ताकि वो बोर्ड की तैयारी कर पाए और बोर्ड में सारे क्वेश्चन कर पाए। ठीक है फिर, ओके, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट।